हेलो एवरीवन, दिस इज योर भैया मनीष दंगोलिया। स्वागत करता हूं आपका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। सो यार, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम टॉप 3 क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। सो ठीक है, लेके आ चुके हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के चैप्टर 3 के टॉप 3 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके, उनको सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ठीक है, सो शुरू से इन तक वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि हम टॉप 3 क्वेश्चंस लेने वाले हैं, लेकिन साथ में मैंने कुछ बोनस क्वेश्चंस भी ले रखे हैं। चीटिंग करता है तू। लेकिन यार, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो हम टॉप 3 क्वेश्चंस लेंगे उनमें जो कॉन्सेप्ट रहेगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन भी ले लेंगे। ओके, तो चलिए हम करते हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो भाई साहब, सबसे पहले इसकी ब्लूप्रिंट जान लीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, इसमें से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो भैया सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाइए और अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सभी को 1 बाय 1 अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बढ़िया ध्यान लगा के सुनना है मुझे। मेरा हर एक शब्द यहाँ पर वैल्यूएबल रहने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये पूछ रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कोरोजन और रेंसिडिटी को एग्जाम्पल के साथ। तो कोरोजन समझते हैं। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन भी है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी मेटल ख़राब होने लगती है। क्यों होती है? देखो, जब एटमॉस्फेयर में हमारी मेटल पड़ी रहती है कोई सी भी, है ना, तो वो आती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में एयर के, मॉइस्चर के, केमिकल्स के, इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने लग जाती है। और वहाँ से ये रिएक्शन करके इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है मेटल का, जिससे मेटल का क्षरण होने लग जाता है। सीधी भाषा में बोलूँ तो मेटल पे जंग लगने लग जाती है। तो अब हम रेंसिडिटी और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में दोनों का जो मेन आंसर जो कि आपको एग्जाम में लिखना है वो आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी यार, अगर अपन को देखा जाए तो आपने देखा होगा घर में कि सब्जी खराब हो जाती है। वैसे भी अगर आप हम मालवा से हो तो यही बोलते हैं कि यार सब्जी पिड़ गई, है ना। यार, इसके पीछे फंडा एक छोटा सा ये होता है कि इनके अंदर होता है ऑयल और फैट। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, इनका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो यही होती है रेंसिडिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका मेन आंसर देखेंगे दोनों के। ठीक है, चलो। सो भैया, ये है आंसर, है ना। अपने को यहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही लिखना है। आपने समझ तो लिया, बट फिर भी थोड़ा सा इसको और पढ़ लोगे ना तो वहाँ पे लिखते टाइम आपको आसानी होगी कि हाँ यार, ये वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपन। चलो समझते हैं। कोरोजन। कोरोजन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स। देखो भैया, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स की बात की जाती है, वो डिटेरियोरेट मतलब बिगड़ जाती है। इसकी वजह से डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन हो जाती है उनकी, एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स इनके साथ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लो आप, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या करता है भैया? मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है। बताओ, हाइड्रेटेड मतलब पानी वाली, है ना, थोड़ा सा समझ जाया करो इतना। चलो, अब रेंसिडिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as रेंसिडिटी। क्या होता है? फैट और ऑयल का होता है ऑक्सीडेशन। ऑयल फैट कंटेनिंग फूड का होता है ऑक्सीडेशन, है ना। अब इनको हम नोटिस भी आराम से कर पाते हैं। क्या होता है? उसका टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। भैया, जो बटर होता है ना, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है जब उसको लंबे समय के लिए रख दिया जाता है। ओके, तो यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2। तो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमको डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एग्जांपल। अपने को एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझानी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन समझानी है एग्जांपल के साथ में, है ना। तो देखो, पहले मैं आपको इसे ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन उस थ्योरी के साथ समझेंगे। देखो, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शन होती है जब रिएक्टेंट्स को अपन मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और जब अपने को प्रोडक्ट मिलता है और प्रोडक्ट के साथ में अपने को हीट मिलती है या एनर्जी मिलती है, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अपन ने क्या कर दी, यहाँ से हीट प्रोड्यूस कर दी, इसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का देखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब अपने को हीट देनी पड़ती है, मतलब हीट देंगे तब अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है
ओके, सो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, इसको लिखना ऐसे है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप इसको अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो है रेस्पिरेशन। जी हाँ, हम सांस लेते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ही आता है। देखो कैसे समझते हैं अपन। हमारे ब्लड में होता है ग्लूकोज, होता है नहीं होता है, होता है, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर रहती है, ठीक है, चलो मान लिया चली गई अंदर, ऑक्सीजन गई अंदर। अब क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल की, एक्सेल क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, साथ में अपने को वाटर भी मिलता है, और साथ में रिलीज होती है एनर्जी, हीट। हम देखते हैं ना कि यार जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे भी हमको एनर्जी मिलती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हवा से एनर्जी नहीं मिलती, बस खाने से एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन से भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक। देखिए जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है, इससे आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, फायदे वाली बात। चलिए अब एंडोथर्मिक की थ्योरी देख लेते हैं। सो ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। भैया वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है, बहुत जोरदार एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। सोच रहे होंगे कैसे, हाउ, लेकिन हाँ देखो क्या होता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक क्यों होती है। तो याद रखना पहले तो आपको कि रेस्पिरेशन होती है एक्सोथर्मिक और ये फोटोसिंथेसिस होती है एंडोथर्मिक। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब अपने को तो पता ही है पत्तियों में तो क्लोरोफिल होता ही है ना, लेकिन सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होती नहीं है, कंप्लीट होती ही नहीं है। ओके, सनलाइट मिला, फिर बनता है यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अपने को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। मेन बात ये है कि अपन ने यहाँ पे सनलाइट दी है, अपन ने नहीं दी भले सही, सूर्य महाराज ने दी है, लेकिन कोई बात नहीं, मिल तो रही है ना भैया, अपने को देनी तो पड़ रही है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो हीट के फॉर्म में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो वही तो है, अपन ने देखा था एक्सोथर्मिक में रिलीज हो रही है, इसमें हो रही है एब्जॉर्ब। तो ये क्या है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। सो भैया अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जाम्पल। तो स्टार्ट से आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन निकल जाएगा। रिडक्शन क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाता है ना, ऑक्सीजन निकल जाता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। बस इतनी सी पिक्चर है इसकी। ओके, चलो अपन इसको थ्योरी के साथ देखते हैं विद एग्जाम्पल। तो ये चीज़ है भैया, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन्ड और हाइड्रोजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वही चीज़, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए। अगला है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या भी है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन्ड और ऑक्सीजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, इसको बोलते हैं अपन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। अब इसका एग्जाम्पल इतना शानदार है कि आप उसको दोनों में लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हो और रिडक्शन में भी लिख सकते हो, है ना। सो उसको तुमको याद रखना है। देखो भैया यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड CuO, फिर उसमें हम मिला रहे हैं हाइड्रोजन, तो अपने को मिल रहा है कॉपर और H2O पानी। यानी कि देखो कॉपर के पास जो ऑक्सीजन था वो निकल चुका है और हाइड्रोजन के पास जा चुका है ना। तो यानी कि कॉपर का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसके पास से हाइड्रोजन निकल गया बेचारे के पास से, और सॉरी हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन निकला है ना। और जो हाइड्रोजन था उसके पास ऑक्सीजन आ चुका है, मतलब उसके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एग्जांपल को हम दोनों रिएक्शन में लिख सकते हैं। और ऐसे रिएक्शन को पता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है ना, उसको रिडॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं, है ना। थोड़ा दिमाग में रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो अब बात करते हैं अपने बोनस क्वेश्चन के बारे में। बोनस क्वेश्चन ये है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। पूछ रहा भैया ऑयल और फैट कंटेन करने वाले जो फूड आइटम्स होते हैं उनको नाइट्रोजन के साथ क्यों रखा जाता है। तो यार इसका आंसर पूरा का पूरा रेंसिडिटी वाले से मैच होता है ना। मतलब रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट है, मैच नहीं होता है, प्रिवेंट करता है। तो नाइट्रोजन कैसे करता है, देखो अब अपने को पता है कि जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, है ना, वो जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेंसिड हो जाते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, जो नाइट्रोजन रहता है ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देता। भैया जो नाइट्रोजन होता है, आपको बता दूँ, ये एक इनर्ट गैस होती है, बहुत कम रिएक्टिव होती है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है ना। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन ना होने देता हो, है ना। तो बस इसी के लिए अपन नाइट्रोजन को ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड के साथ रखते हैं। आपने देखा होगा चिप्स में भी होता है, चिप्स के अंदर गैस भरी होती है नाइट्रोजन, क्यों, ताकि वो ख़राब ना हो, उनका ऑक्सीडेशन ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो और ख़राब होने से बच जाए। इसके लिए हम उसमें नाइट्रोजन रखते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन तो भैया रिएक्शन करेगी ही नहीं, क्योंकि अपने को पता है वो तो बहुत लेस रिएक्टिव है, इनर्ट गैस है, रिएक्शन करेगी ही नहीं। ओके,
ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, अपने ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसके टॉप 3 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। इसकी ब्लूप्रिंट की बात करें तो यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन फंसने वाला है जनाब, 4 नंबर का। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। और अब एंकर आंसर आ गया, जादू। चलो देखो, एसिड और बेस है ना, तो एसिड क्या होता है, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, मतलब एसिड खट्टा होता है ना, अगर उसका टेस्ट किया जाए तो एसिड खट्टा होता है। लेकिन जो बेस होता है वो होता है कड़वा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिटर। ठीक है, अब एसिड से अपन ये भी समझते हैं कि भयंकर एसिड तो एकदम जला के रख देता है ना, तो आप इससे ये समझिए, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस रेड, मतलब ब्लू यानी कि ठंडा और रेड यानी कि गर्म, तो ये क्या कर देता है, जला देता है ना। हाँ, तो ब्लू वाले लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब इसी का ठीक उल्टा आप बेस को समझ लीजिए कि दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस ब्लू, अब लाल लिटमस को ब्लू अपना बेस कर देता है। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है भैया, एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। एसिड वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, बेस वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना, H3O+ OH-, वैसे तो लिख देना, लेकिन अगर नहीं याद रहता तो आप डायरेक्टली लिख देना, कोई नंबर नहीं काटने वाला है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, कि कोशिश कीजिएगा कि अपन इनको याद करके ही चलें। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि भैया जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन बनाएगा। आई बात समझ में, जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन देगा। बेस का क्या है, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन भी देगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस देगा और साथ में सॉल्ट भी देगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देने वाला है। ओके, सो अब देखो, फिफ्थ पॉइंट अपने से कह रहा है भैया, दे रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म CO2। एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। वहीं अगर बात करें अपन बेस की, तो भैया बेस नहीं बनाएगा, इतना सा है ना। अब एसिड, ये सिक्स्थ पॉइंट है ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमेशा याद रखना इसको। ठीक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिड जो है उनका सोल्यूशन H+ आयन्स कंटेन करते हैं। एसिड के हर एक सोल्यूशन के अंदर H+ आयन रहेगा, मतलब रहेगा, है ना। और बेस के हर एक सोल्यूशन के अंदर OH- आयन्स रहेगा, OH- आयन रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना भाई साहब, कुछ भी हो जाए, है ना, क्योंकि ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, अब क्या बताऊँ। सेवंथ वाला पॉइंट देखो, दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो भैया क्या कह रहे हैं, दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, साथ में उन्होंने बताया है H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि साथ में आप स्ट्रॉन्ग एक एसिड और एक बेस का नाम भी बता दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो उसके हिसाब से अपन ने ये भी लिख रखा है, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भैया आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, उसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, और ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, किंग ऑफ एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब इधर आ जाओ अपने बेस में। तो बेस में क्या है, जब अपने को पता है एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है और सोल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो बेस की भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, वो भी सोल्ट एंड वाटर ही बनाएगा, है ना। बस यहाँ पे नई चीज़ ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ओके बाबा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो भैया क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखना चाहिए, है ना। तो इसके पीछे का रीज़न भैया ये होता है, अभी अपन समझेंगे। पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर क्या होता है। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वो होता है जिसके अंदर हवा नहीं लगती है ना, जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब देखो इसका आंसर ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न्स इनटू अ हार्ड सब्सटेंस जिप्सम, द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट। चलो, कहने का मतलब ऐसा है भैया कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर वो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है पता है, हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसका नाम है जिप्सम। एक हार्ड सब्सटेंस, एक कठोर पदार्थ बना लेता है जिसका नाम होता है जिप्सम। तो अपने को जिप्सम से कोई काम थोड़ी नहीं होता है, अपने को तो POP से काम होता है ना।
इसके लिए अपन उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं ताकि ये जिप्सम ना बने। ओके, बात समझ में आ रही है ना, ताकि ये जिप्सम ना बने, पीओपी ही रहे। ओके, देखो अब इसकी एक इक्वेशन भी होती है, क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। तो वो इक्वेशन किसकी होती है पता है? वो इक्वेशन होती है जिप्सम बनने की, कि जिप्सम कैसे बनता है। तो देखो भैया, कुछ ऐसा होता है कि जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 1/2H2 है ना, CaSO4 और 1/2H2। ये जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर यानी कि यहाँ पे पानी है ना, 1/2H2O, इसको अपन 3/2H2O भी सीधे लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3/2H2O। अब इसमें अपन देंगे हीट। ओके, अब हीट अगर नहीं भी देंगे तो भी वो तो सनलाइट वगैरह तो मिल ही जाती है, ज़रूरी थोड़ी नहीं उसके नीचे जाके आगे लगाओ, हैं, सही है ना, सनलाइट तो मिल ही जाती है। तो ये क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं जिप्सम। तो बस इसी के लिए अपन इसको कंटेनर में रखते हैं कि भैया जिप्सम ना बने, हमको पीओपी से काम है, पीओपी हमारा जिंदा रहे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो भैया अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, लिस्ट इट्स यूजेस। वो बोल रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसके कुछ यूजेस बता दीजिए। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहले तो अपन इसके केमिकल नेम की बात करते हैं। स्टार्टिंग में इसका केमिकल नाम दिया हुआ है, केमिकल नेम दिया हुआ है ना, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विथ केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। देखो, कैल्शियम से तो अपन ने Ca याद रख लिया, और ऑक्सी यहाँ पे O की वजह से आ रहा है ना, और क्लोराइड अपना क्लोरीन की वजह से, Cl2 की वजह से। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। अब प्रिपरेशन मेथड देखते हैं इसकी अपन, कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है। सो भैया यहाँ लिखा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन से। CaOH2 क्यों लिखा पता है? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो OH के बगल में 2 ही जाएगा, आपने पढ़ा होगा 9th में, है ना। नहीं पढ़ा, अगर कोरोना की मेहरबानी रही तो बहुत ज़ोरदार। चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं और अपने को मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, याद ही हो जाना चाहिए, CaOCl2, है ना। नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में अपने को वाटर भी मिलने वाला है। ओके भाई साहब, अब देखो क्वेश्चन ने अपने को थोड़े से यूसेज भी पूछे थे कि भैया यूसेज भी बता देना यार, 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी इज्जत रखना, है ना, ऐसा पूछा था अपने से। तो आप कुछ यूसेज भी बता दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं में से कुछ भी नहीं है यार, बस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, पानी में भी यूज़ करते हैं इसको, जम फ्री बनाने के लिए, जो अपन ड्रिंकिंग वाटर होता है पीने का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं इसको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, है ना, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो बस इनको आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, है ना। चलो, तो फिर यहाँ से अपना एक और चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कंग्रेचुलेसन वंस अगेन, लेकिन ये दूसरे चैप्टर के लिए है ना। चलो तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यार ये चैप्टर अपने आप में अपनी एक अलग ही वैल्यू रखा करता था, इससे 5-5 नंबर तक के क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन इस बार ना यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो है 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन। मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। ओके, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, वो अलग है, वो आप सीधे अपने परीक्षा अध्ययन बोर्ड में से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये रहे चैप्टर 3 के टॉप 3 क्वेश्चंस। देखिए यार, अगर आप मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ को फेस कर रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन यार आज हमारा मेन एम यही था कि हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएं, भले वो कैसी भी हालत में हो। ठीक है, सो वी आर रेडी। चलो तो कंटिन्यू करते हैं अपन, बस उसको छोटा सा इग्नोर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम जो होता है या फिर होती है एक ही नहीं, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो यहाँ पे चलेगा नहीं, जो सोडियम होती है वो केरोसिन ऑयल में, सोडियम मेटल को हम केरोसिन के ऑयल में क्यों रखते हैं? तो देखिए भैया, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा तो वो पोटेशियम होती है, उसके बाद आती है सोडियम। ठीक है, अगर हम इसको ओपनली रख दें, अगर हवा में रख दें, तो क्या होता है ये पता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती है और विस्फोट हो जाता है, आग लग जाती है। तो भैया ऐसी आग नहीं लगे, इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में रख देते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ही ना कर पाए, क्योंकि केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन थोड़ी नहीं होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी बात है कि यार सोडियम एक हाईली रिएक्टिव है, अगर उसको हमने से बाहर रख दिया तो वो रिएक्शन करके फट जाएगा, है ना।
आपने देखा भी होगा जो एक्सपेरिमेंट वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कईयों ने किए हैं। क्रेजी XYZ हो गया, ओके, यस के एक्सपेरिमेंट्स, और ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के कोई 2 उपाय बताइए। तो देखिए 2 उपाय में हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि पहला तो हम लिख देंगे ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग, है ना। तो इससे क्या होता है, अगर हम ऑयलिंग, ग्रीसिंग या पेंटिंग करते हैं तो जो हमारा लोहा है उसकी सरफेस बन जाती है वाटरप्रूफ, है ना। यानी कि अब ये ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर किसी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा, अगर रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा तो इसमें जंग कैसे लगेगी, है कि नहीं। तो ये तरीका हम अपनाते हैं ताकि इसमें जंग ना लगे। दूसरा देखिए गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भैया, ये एक मेथड है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना लोहा है उसकी सरफेस पर जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। लोहे की सरफेस पर जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जा पाती है। ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं गए मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। ओके, सो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो देखिए मैं बताता हूँ, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें जो आयन्स है उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 12th क्लास में जानोगे, बहुत डीप में ना, बहुत मजा आएगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब देखो फोर्स जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, है कि नहीं। जब ज़्यादा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उसको ब्रेक करना है तो एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी अपने को। सो बस यही रीज़न है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। आंसर में आप ये लिख सकते हो, आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, देयरफॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस, दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉप 3 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं, एकदम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। सो आप इनके अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। देखिए समझ में तो आपको आ ही गया होगा, है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा पढ़ लेना कि यार ऐसे ऐसे शब्दों को अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि हो सकता है यार सभी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो, उनको समझ में तो आ गया है, वो क्वेश्चन देख ले तो वो बोल दे कि यार मैं समझा तो दूंगा पर लिखते नहीं आ रहा यार, तो आप उसको एक बार रीड भी कर लीजिएगा। ओके, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।